हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के CSE ब्रांच में। तो आज हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एनसीईआरटी का ये चैप्टर है एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमने पिछले दो क्लासेस में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों कवर करे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट से सब कुछ एनसीईआरटी में जो दिया है, और आज हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट जब आप करोगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि हम यहाँ पर कितना इंटरकनेक्टेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक्स अगर मैं आपको एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड का बताऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोनिल ग्रुप है और उस कार्बोनिल ग्रुप में जो है हमारा OH अटैच्ड है। तो यहाँ पर बस मैं खोल देता हूँ एनसीईआरटी में, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यहाँ से। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कुछ ऐसा दिखता है कि C है, डबल बॉन्ड O इधर है और यहाँ पर OH है। ठीक है, और ये हमारा जैसे हमने नॉर्मल चेन पढ़े थे ये है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, इस पार्ट को, ये पार्ट है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अगर हम इस कार्बन को, जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड या फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, को काउंट करते हैं, तब हम एल्केन में ई की जगह यहां पर हम डाल देते हैं ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड डाल देते हैं। और अगर हम इस कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो तब हम सीधे लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सिंपल सी बात है। हमने ये पढ़ा था कार्बैल्डिहाइड के पार्ट में भी, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर दो तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के एसिड आ जाते हैं, जिसके स्ट्रक्चर्स, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको पता ही होने चाहिए। ओके, तो पहला जो है वो है हमारा मेथेनोइक एसिड। मीथेन मतलब एक ही कार्बन, ओइक है मतलब वही एक, ये है। तो ये रहा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर खाली एक ही कार्बन है, तो ये मेथेनोइक एसिड होगा। मेथेनोइक एसिड का कॉमन नेम और ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ले एथेनोइक एसिड, जो कि होगा दो कार्बन का, फिर दो कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बन जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका नंबरिंग करूं, ये होगा 1, ये होगा 2। तो ये बेसिकली क्या है, फिर हमारा इथेन लिखोगे, लेकिन ई में लिखने की जगह आप क्या लिख दोगे, ओइक एसिड। तो बेसिकली ये है हमारा एथेनोइक एसिड। सिंपल सी बात है। एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम जो है वो है एसेटिक एसिड। ऐसे ही बहुत सारे कॉमन नेम आपके एनसीईआरटी के टेबल नंबर 8.3 में दिया है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और फिर ऑक्सैलिक, और ऑक्सैलिक से लेके एडिपिक एसिड तक। मेन रीजन क्यों है कि फिर ये है हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी कि इनमें कितने, दो, डाई मतलब दो है, तो दो COOH ग्रुप्स होंगे इनमें। तो आप, अगर मैं दिखाऊं आपको, आपके जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ये देखिए, ऑक्सैलिक एसिड पहला डाइकार्बोइक एसिड है। ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड इसका आईयूपैक नेम है, लेकिन कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। डाइऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक में दो है, मैलोनिक में दो है। बेसिकली जैसे आप ऑक्सैलिक से एडिपिक में जाते हो, आपके जो COOH के दो ग्रुप्स हैं उनके बीच में अल्काइल ग्रुप ऐसे ऐड होते जाते। तो मैलोनिक में एक ऐड हुआ, सक्सिनिक में दो ऐड हो जाते हैं, ग्लूटेरिक में तीन ऐड हो जाते हैं, एडिपिक में चार ऐड हो जाते हैं। और इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी के साथ ही साथ अगर हम आगे को बढ़े तो अब आ जाते हैं हम थोड़ा अपने एरोमेटिक एसिड्स के ऊपर। एरोमेटिक एसिड्स मतलब कौन से एग्जैक्टली,
कौन? एरोमेटिक बेसिकली हमें पता है कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। तो बेंजीन पे जब हम ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH ग्रुप डालेंगे तो क्या होगा? बेंजीन में हम COOH ग्रुप, ये है बेंजीन। ओके, ये मान लो बेंजीन है, हालांकि इतना नीट नहीं बना है। और ये है हमारा COOH। अब जब हम काउंट करेंगे हमारा ये मेन रिंग होगा, सिंपल सी बात है ना? तो ये अगर मेन रिंग होगा तो इसका टेक्निकली क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आयुपैक ने हमें बोला कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम यूज कर सकते हैं बेंजोइक एसिड का नाम। तो बेंजोइक एसिड बेंजीन प्लस ये COOH ग्रुप है, ठीक है। एक और एसिड है, ये है जो है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में बेसिकली क्या है कि दो तुम्हारे COOH ग्रुप आ जाएंगे, ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है, ठीक है। ये रहा थैलिक एसिड। नंबरिंग देखे, 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग प्रोसेस है आपका। और दूसरा है 1 2 3 4 5 6, ब्लैक में जो लिखा है मैंने। ऑब्वियसली मैंने जो ब्लैक में लिखा है वो ज्यादा प्रेफरेबल नंबरिंग होगा, क्योंकि हमें एक रूल पता है, लीस्ट नंबर रूल वाला। ठीक है। तो 1 और 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि हम ये वाला कार्बन जो है काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 पे होगा। और बेंजीन है तो बेंजीन लिख दो खाली, ठीक है। और इन दी एंड एसिड यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो इसका नाम आयुपैक नेम हो गया बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जिसको हम कॉमनली बोलते हैं थैलिक एसिड। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे हम आएंगे जब मैं आपके साथ एसिडिक नेचर डिस्कस करूंगा तब, ठीक है। क्योंकि तब वहां पर इसके ज्यादा आपको समझ में आएगा क्यों है ऐसा, क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। पहले लेकिन हम देख लेते हैं थोड़ा सा नेमिंग के एग्जाम्पल। तो अगर मैं यहां पर आपको एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। मान लीजिए मैं लेता हूं ये वाला पहला वाला, पीएच। तो जिन लोगों को पीएच नहीं पता, पीएच का मतलब होता है फिनाइल। फिनाइल मतलब बेंजीन को जब तुम एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हो तब वो फिनाइल बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक फिनाइल ऐसे बनेगा वो, और इस पे CH2 है, फिर एक और CH2 है, फिर एक और COOH है। ओके। अब मेन चेन क्या होगा? मेन चेन ये होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी रखता है ना? तो ये 1, ये 2, ये 3। तो ये क्या होगा? ये बनेगा प्रोपेन, प्रोपेनोइक बन जाएगा एसिड। ये तो ये होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट पे क्या है? 3 फिनाइल। तो ये क्या बन गया? 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली अगर मैं आपको इसका नेमिंग दिखाऊं दूसरे वाले का, तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लो। तो ये क्या होगा? एक C है, CH3 है, ये CH3 बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, C COOH। बस अब नेमिंग नंबरिंग 1 2 3 4। अगर आपको याद है तो ऑर्डर जाता है फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपके जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये है 3 पे मीथाइल, तो 3 मीथाइल। ओके। ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं होगा, अब ब्यूट ईन है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ये क्या होगा? ये होगा ब्यूट टू इन। सिंपल सी बात है, ब्यूट टू इन। ईन की जगह फिर यहां एसिड आएगा, ये क्या होगा? ओइक एसिड। लेकिन यहां देखो, ई और ओ दो वावल साथ में है, तो ई कैंसिल हो जाएगा, और ई को हम फिर गिनेंगे नहीं, तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटीनोइक एसिड। ओके। सिंपल नेमिंग, ब्यूटीनोइक एसिड। इसका अगर देखे, देखो ये वाला कार्बन मेन ग्रुप है, तो यहां 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग सिंपल है। तो ये क्या होगा? ये तो बेंजोइक एसिड है जिसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 4 और 6 पे। तो 2 4 6 ट्राई, NO नाइट्रो ग्रुप है, ट्राई नाइट्रो
बेंजोइक एसिड। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। नोमेनक्लेचर में पूरा स्ट्रक्चर बना दो, नंबरिंग कर लो, और ये याद रखो, फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन यानी कि तुम्हारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और फिर तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ओके, आगे बढ़े अगर, अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमने मैंने मैंने आपको, जब मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी जो था हमारा ऑक्सीडेशन ऑर्डर। तो ऑक्सीडेशन ऑर्डर बेसिकली क्या है कि हमारे ये जो ऑक्सीडेशन होता है ऑर्डर में होता है, अल्कोहल पहले बनता है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि हमारे क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। अब ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। अब एनसीईआरटी में यहां पर उन्होंने आपको दो तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए हैं। एक तो है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि KMnO4। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम, अल्कलाइन मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम में। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। तीसरा जो है, ये वेरी कॉमन वाले हैं, वेरी कॉमन। तीसरा एक है आपका CrO3, यानी कि क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड जो है, इसको हमने एक एसिडिक मीडियम में डाल दिया। अब एसिडिक मीडियम के लिए मैं यहाँ H2SO4 यूज कर रहा हूं। इस चीज के कॉम्बिनेशन को इस कॉम्बिनेशन को इन्होंने नाम दिया है जोन्स रिएजेंट। ये जोन्स रिएजेंट है, ठीक है। तो आपको ये तीन याद रखना है। अब ये देखो, अल्कोहल है, अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन करेगा, एक्सटेंट तक एसिड बन जाएगा। और ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में उन्होंने जोन्स रिएजेंट का वो दिया है, ठीक है। सिमिलरली अल्काइल बेंजाइन्स से भी आप बना सकते हो। तो बेसिकली यहाँ एक सॉल्ट टाइप इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन ये है कि आपको ऐसे बेंजीन में एक अल्काइल ग्रुप आर्ट होता है, यही होता है अल्काइल बेंजीन, है ना। चाहे ये कितना भी बड़ा हो, एक CH3 हो या CH2 100 CH3 हो, ऐसा जितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, जब हम इसे इस कॉम्बिनेशन में डालते हैं, किस कॉम्बिनेशन में, KMnO4O+KOH, और हीट देते हैं, तो जितना भी बड़ा ये अल्काइल ग्रुप हो, ये एक COOH के साथ रिप्लेस हो जाता है। और ये जो बीच में ये है, यहाँ ये बन जाता है एक इंटरमीडिएट, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं KOH यूज कर रहा हूं तो यहाँ K आ रहा है। कभी कभी वो KOH की जगह NaOH भी यूज करते हैं, तो तब वहां क्या आएगा, तब वहां आएगा Na, क्योंकि जो हमारा मेटल है वो आ रहा है OH से, हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ KOH है, K आएगा, CONA जो है बनेगा वो हमारा, ठीक है। ओके, आगे का देखें, एक और चीज आ जाती है अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो अमाइड्स तो आप सभी को पता है, अमाइड्स बेसिकली जब हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 ऐड कर देते हैं, अमोनिया का डेरिवेटिव है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ग्रुप यहां पर कार्बोनिल के C डबल बॉन्ड O से रिप्लेस हो गया है। ये हमारा अमाइड का एग्जाम्पल है। ओके, हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा नाइट्राइल्स है ये ऑर्डर फॉलो करता है। कौन सा ऑर्डर, ये ऑर्डर है कि पहले जो हमारा नाइट्राइल्स है, ये हमारा नाइट्राइल्स है, हमारा जो नाइट्राइल्स है वो पहले अमाइड बनता है। कहाँ, H या फिर OH पानी में। तुम H+ यूज करो या OH+ यूज करो, पानी में सेम प्रोसेस होगा। फिर ये अमाइड में फिर से अगर तुम डालोगे तो RCOH, यानी कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम कम यूज करोगे तो ये अमाइड पे ही रुक जाएगा, अगर तुम ज्यादा यूज करोगे तो ये RCOOH में रुक जाएगा। यहां पर उन्होंने देखो एग्जाम्पल दिया है, इथेनमाइड को हम जब हीट करते हैं और वाटर डालते हैं, यानी कि एसिडिक वाटर H3O+ एसिड बन जाता है। सेम वे बेंजामाइड बेंजोइक एसिड बन जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये तो तीन बहुत सिंपल मेथड थे। अब आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी को याद होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था? RmGx। RmGx में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा R है वो नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है उसको, और जो हमारा MgX है वो हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो RmGx जब स्प्लिट होता है R- प्लस MgX प्लस देता है। सिंपल सी बात है। अब ये हम किस पे डाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो R- जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो ये ऑब्वियसली कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन बहुत ही इलेक्ट्रोफिलिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर को खींच रहे हैं टाइप्स। ओके। और फिर ये वाला जो बॉन्ड है इधर आके वो माइनस चार्ज दे देगा। सो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, O- है ना। और O- के अराउंड ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा, MgX प्लस। ये था ये वाला कंपाउंड। जब तुम इसे हाइड्रोलाइज करोगे, ये जो MgX है ये आएगा H प्लस, इधर आ जाएगा O- और H प्लस कंबाइन होके OH दे देंगे। तो फाइनली ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमने RmGX कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था अपने अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स में, है ना। तो ये एक तरीका है कनेक्ट करने का हैलाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं आगे का, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट भी आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं असाइल हैलाइड्स और एस्टर्स के बारे में। ठीक है। तो असाइल हैलाइड्स पता क्या है? आप जब RC डबल बॉन्ड है और फिर एक हैलाइड आ जाता है तो ये हो जाता है असाइल हैलाइड्स। बेसिकली क्या होता है, जब आप इस पे पानी डालते हो, पानी मिला देते हो इसमें, तो ये OH से रिप्लेस हो जाता है, और जो भी हैलाइड है वो आयन बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस Cl-, है ना। अब कनेक्शन कैसे बनेगा एडवांस में? ये अब बन जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल, और हो सकता है फिर ये आगे किसी रिएक्शन में जाए और फिर इसका यूज कहीं हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, या फिर आपके जो SN1 और SN2 रिएक्शंस थे। और ये फिर एक प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है जो आगे और प्रोडक्ट्स देगा। तो एडवांस या मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक अच्छा सवाल बन जाएगा। या फिर जब आपने पानी मिलाया तो एसिड आया। जब आप इसमें OH की बेसिक मीडियम में डाल दोगे, OH- और H2O, जब आप KOH या NaOH यूज करोगे, तो तब ये क्या देता है? तब ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड है ना, इसमें H नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं। और इसी के जब प्रोटॉन ये H लूज हो जाता है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन सकता है। ये नाम याद रखना है आपको, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा यूज होएगा NCERT में भी। ठीक है। तो अगर मैं इसमें एग्जांपल दिखाऊं, तो ये रहा क्लोरीन, X- क्लोरीन बाहर आ गया और ये एसिड बन गया वाटर के प्रेजेंस में। OH- में आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिला, फिर आपने कार्बोक्सिलेट आयन को हाइड्रोलाइज करके RCOH हो गया। एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स बेसिकली आपको क्या है? एनहाइड्राइड्स, दो एसिड लो, उनके बीच में पानी निकाल दो, आपको एनहाइड्राइड मिलेगा। तो अब लॉजिक वाइज आप बताइए एनहाइड्राइड से एसिड कैसे मिलेगा? जब आप उसमें पानी डाल दोगे एनहाइड्राइड में, तो बस पानी डालो और वो एसिड बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल के। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये C6H5COOH बेंजोइक एसिड है। दो बेंजोइक एसिड को मैं इस प्रकार लिखूंगा, OH C C6H5। दोनों के बीच में मैं निकाल दूंगा पानी, H2O निकाला। तो ये क्या होगा? C6H5COOOC C6H5। अगर इसका स्ट्रक्चर बना तो ये होगा C6H5। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, पूरा बेंजीन नहीं बना रहा। डबल बॉन्ड O,
ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ C6H5, राइट। तो ये एनहाइड्राइड हो गया आपका। एनहाइड्राइड में अगर आप पानी मिलाओगे तो ये यहां से टूटेगा, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH, तो आपको दो एसिड के मॉलिक्यूल मिल गए। बेसिकली यही हो रहा है एनहाइड्राइड के साथ। ओके। इथाइल बेंजोएट में भी सेम चीज है, चाहे आपका ये जो वाला ग्रुप है, आपका जो बेंजोएट वाला पार्ट, आपका जो एट वाला पार्ट, एस्टर वाला पार्ट है, वो पूरा आपका रिप्लेस हो जाता है एसिड के साथ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक? तो ये थे बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशंस जो थे। ओके। अब अगर मैं आपको दो तीन एग्जांपल दिखाऊं, यहां मैं आपके बात करता हूं कनेक्शंस के बारे में। मैं सॉल्ड एग्जांपल आपका नहीं कर रहा हूं ज्यादा। आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप समझ लीजिए। ये मैं एक चीज आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूं, जो कि है KMnO4 और HSO4। बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहां से तोड़ रहा है। ठीक है, यहां से तोड़ेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के दो आ जाएंगे, खत्म। ये कौन सा एसिड है, एक है, दो है, तीन है, चार है। चार मतलब एडिपिक होता है, तो ये एडिपिक एसिड है। ओके। तो आप देख सकते हैं कैसे वो कॉमन नेम में भी पूछ सकता है। ऑल राइट, आगे बढ़े। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वाला पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली एक अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इथाइल बेंजीन तो बहुत सिंपल है, एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन के बारे में अगर मैं बात करूं, एसिटोफिनोन क्या था, बेंजीन सी डबल बॉन्डो CH3। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है ये वाला जो पार्ट है, इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो तुम बेसिकली क्या करोगे, तुम्हें अगर याद है असाइलेशन टाइप पार्ट्स में, तुम अगर इसको किसी भी हैलाइड के साथ रिप्लेस कर लो, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O X, है ना। अब क्या करोगे, हैलाइड ये बन गया असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड वाला हमने कहाँ पढ़ा था, NCERT में ही पढ़ा था, ये पार्ट हमने पढ़ा था आपको अगर याद है। अब इसमें आप क्या कर लो, सिंपली आप इसमें पानी डाल लो, और पानी डालोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड। सिंपल सी बात है। एक और अच्छे सवाल जो इसमें था, अब यहां पर देखो, ये थोड़ा चेन रिएक्शन वाले सवाल आ गए। ठीक है, वो है, ये सॉल्ट एग्जांपल टाइप में भी ऐसे एक सवाल है, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन होता है ये ब्रोमीन के साथ। अब ब्रोमीन को हमने जो पढ़ा था वो तो ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ये होता तो हम कर लेते, लेकिन फिर ये तो ये है। लेकिन हमें पता है नाइट्राइल्स का पता है करने का, बस इसको नाइट्राइल्स में करना है। अब नाइट्राइल में कैसे करोगे, इसमें क्या करेंगे, हम KCN ऐड करेंगे, क्योंकि KCN से हमें क्या मिल जाएगा, KCN से हमें CN- मिलेगा, जो कि ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। तो अब ये अगर ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा तो ये क्या बन गया, CN। बस, अब ये बन जाएगा बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। और हमें पता है नाइट्राइल से अमाइड बनता है, और अमाइड के बाद वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। सेम वे, स्टाइरीन, फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन क्या है, फिनाइल इथीन ये रहा, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इसको आपको पहले ब्रेक करोगे यहां से। ये कैसे ब्रेक करोगे, आपने वो कॉम्बिनेशन देखा था KMnO4 प्लस H2SO4 वाला, राइट। सॉल्ट एग्जांपल में मैं बोला वो करेक्टली डबल बॉन्ड पे ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड पे ब्रेक करके फिर वो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। सिंपल सी बात है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं सॉल्व वाले तो नहीं करा, सॉल्व वाले सिंपल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 गुड क्वेश्चन है। ठीक है, गुड क्वेश्चन, तो ये एक बार देख लेना। ओके, आई होप आपको थोड़ा रिएक्शंस और नोमेनक्लेचर यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे, पता है, पहले सबसे पहले एसिडिक नेचर के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो एसिडिक नेचर में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ
पहले तो एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं अल्कोहल में, जो एनसीईआरटी में यहां पर बताया है, और वो है फिनॉल्स। फिनॉल्स बेसिकली ये है, बेंजीन में जब तुम डायरेक्टली एक OH ग्रुप अटैच कर देते हो, ये होता है फिनॉल्स। अब जब ये प्रोटॉन लूज, हाइड्रोजन लूज होगा, तो ये हमें एक आयन देगा, है ना, जो कि कुछ ऐसा दिखता है रिएक्शन में। OH है। हम जनरली क्या करते हैं, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, H2O डालते हैं, तो ये हाइड्रोजन लेता है और हमें एक आयन मिलता है, और हमें मिल जाता है H3O+। ठीक है, हमें पता है ये तो फिनॉल है, और ये फिनॉल का आयन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फिनॉक्साइड आयन। जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन आता है, फिनॉल का आता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। अब अगर ये हमें पता है, ये अगर हम एसिड मानते हैं, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये जो चीज आयन, इसका काउंटर आयन टाइप आता है, ये क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, है ना। कॉन्जुगेट बेस पढ़ा था हमने। अब कॉन्जुगेट बेस हमने पढ़ा था, हमने एसिड पढ़ा। हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जितना ज्यादा स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस होगा, उतना ज्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी है, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सिंपल सी बात है। अब फिनॉक्साइड आयन में अगर आपको यहां पर दिख गया तो वेरी गुड, नहीं दिखा तो ये यहां पर रेजोनेंस होता है ना। रेजोनेंस होता है। और जो मेन O माइनस चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर है, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इन दोनों रीजन की वजह से फिनॉक्साइड आयन अच्छे से स्टेबल है। अब जब हम बोलते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम कंपेयर करते हैं। अगर हम नॉर्मल RO- देखें, नॉर्मल अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस, तो यहां पर खाली O- के ऊपर चार्ज है, रेजोनेंस नहीं है। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं और यहाँ खाली एक है, तो जो फिनॉक्साइड आयन है वो इससे ज्यादा स्टेबल है ना। अब क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इससे ज्यादा स्टेबल है, तो फिनॉक्साइड आयन का जो बेस एसिड है, यानी कि फिनॉल, वो इसके एसिड यानी कि ROH से ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो हम बोलते हैं कि जो हमारे फिनॉल्स हैं, फिनॉल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ है ग्रेटर देन अल्कोहल्स। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है ये, आपको पता है। अब मैंने बेसिकली प्रूव कर दिया कि फिनॉक्साइड आयन RO- से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर O- और जो रेजोनेंस है दोनों हो रहा है। अब अगर मैं आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड का बात कर लूं, ठीक है, छोड़ो बेंजीन ही छोड़ो, हम नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ठीक है, अब इसका कार्बोक्सिलेट आयन हाइड्रोलिसिस में ये क्या देगा, R C डबल बॉन्ड O प्लस H3O+। ठीक है, हम अगर रेजोनेंस करें इस पे, तो वो इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो ये दूसरा जो आयन बनेगा ये क्या, O- डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हो जो माइनस चार्ज है, वो माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन एटम से इस ऑक्सीजन एटम पे आ गया। तो अब फिनॉक्साइड आयन को देखो, ठीक है, अब वो चार्ज कहाँ आ गया, चार्ज आया है यहां पर इस कार्बन एटम के ऊपर। कार्बन ऑक्सीजन के मामले में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है और कार्बन पे लेस स्टेबल है। तो यहां देखो, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे था, ओके, ये तो फिनॉक्साइड आयन में भी था। रेजोनेंस है, ये भी फिनॉक्साइड आयन में है। रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर आए, यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए, माइनस चार्ज फिर से ऑक्सीजन पे आ गया, वहां कार्बन पे आ गया।
तो जो आप देख सकते हो ये कार्बोक्सिलेट आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो है ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो क्लियरली कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से, क्योंकि उनके कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऐसा है। तो अगर हम देखें स्टेबिलिटी वाइज, हमारे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, फिर हमारे फिनॉल्स हैं, फिर हमारे अल्कोहल्स हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है आपका पहला वाला एसिडिटी वाला पार्ट, ये बेसिकली इसके ही बारे में बात कर रहा है। ओके, ये जो पूरा इतना बड़ा बड़ा लिखा है जो ज्यादा पढ़ने का मन नहीं होता है, ये इतना ही बता रहा है। और सोने पे सुहागा वाला पार्ट ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है ये मान लो आपका मेन चेन है, इस पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया। विथड्रॉ मतलब खींचना, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। अब मान लो यहां पर अगर माइनस चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन्स अगर वो अपनी तरफ खींचता तो माइनस चार्ज एम पे कम होता, उसका एसेंस उसका पावर कम होता, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ा देता, है ना। माइनस चार्ज कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर उसी मामले में देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस तरफ इलेक्ट्रॉन देता है। अब माइनस चार्ज अगर होगा, माइनस चार्ज का पावर बढ़ेगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। यही वो यहां बोल रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि EWG स्टेबिलाईजेस द कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि ये माइनस चार्ज है कार्बोक्सिलेट आयन पे, तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि आपका EDG जो है वो उसका वो बढ़ा देता है, क्योंकि डिस्टेबलाइज करके एसिड को वीक बना देता है। ओके, तो आई होप ये पता है आपको। अब एक और चीज है, अब मैं सिंपल लिख देता हूं RCOOH। हमको पता है जब हम पानी मिलाते हैं उसमें वो क्या देता है, RCOO- प्लस H3O+। अगर मैं इसके लिए आपको बोलूं कि इस इक्वेशन का के इक्विवेलेंट लिखिए, तो क्या होगा के इक्विवेलेंट का, RCOO-, प्रोडक्ट साइड लिखते हो पहले, है ना, फिर आप लिखते हो उसका रिएक्टेंट साइड। अब अगर मैं इस H2O को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो के इक्विवेलेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O बनता है Ka। ये सब आयोनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। RCOO- H3O+ और RCOOH। ठीक है, अब अगर मैं इसका लॉग, नेगेटिव लॉग ले लूं तो मेरे को मिलेगा pKa। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरली जो पीए होता है ना, मैक्सिमम जाता है 5 तक। 5 भी उसमें एसिटिक एसिड क्लोजर है। ठीक है, एसिटिक एसिड वाला पार्ट अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड वाला क्लोजर है। ठीक है, जनरली नहीं तो 0.23 के करीब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और बेंजोइक एसिड स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये बेसिकली 4.19 के करीब बेंजोइक एसिड का आता है। वैल्यूज याद रखने की जरूरत है नहीं, जनरली कभी मैंने कोई सवाल ऐसे देखे नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं आगे अगर बढ़ूं तो यहां पर आप 3 रिएक्शन देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। Na के साथ सोडियम कार्बोक्सिलेट देता है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है क्योंकि तीनों देखो Na, NaOH और NHCO3 के साथ आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलेगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि खाली सोडियम के साथ आपको हाइड्रोजन मिलता है, NaOH के साथ आपको पानी मिलता है, और NaHCO3 पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये 3 रिएक्शन आपको याद करना है। इसका एज सच अभी के लिए मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है याद करने का। ठीक है, खाली ये एक पार्ट लिखे, बाकी हर जगह मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं जहां जहां बता सकता हूं मैं। ये है, यहां पर देखिए ये जो पार्ट है ये है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है इनके भी स्ट्रेंथ है।
तो इस हिसाब से ये हमारा फिनाइल है और ये हमारा आयोडीन है। आयोडीन में खींचने की क्षमता या आयोडीन का पावर खींचने में फिनाइल से ज्यादा है, ब्रोमीन का आयोडीन से, क्लोरीन का ब्रोमीन से, और ऐसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है CF3 है खींचने वाला। ओके, ये इतना ही बताता है ये पार्ट। तो वापस बात आ गई स्टेबिलिटी में। ऐसे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी CF3 वाला होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर CH2। यहाँ पर क्यों, यहाँ देखो, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, इसीलिए वो ऐसा है जैसा वो दिखा रहा है। ऑल राइट, आगे बढ़े। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड मैंने जब आपको प्रिपरेशन दिखाया था तो हमने देखा था कि जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो एसिटिक एसिड मिलेगा। बेसिक लॉजिक मैंने क्या बोला था, वहां जो एसिड है, जब एसिड से पानी निकाल देते हो, उसको डिहाइड्रेट करते हो, तो फिर वो उनके बीच के पानी निकालो और वो क्या बन जाएगा, एक एनहाइड्राइड बन जाएगा। उनके बीच का पानी ये रहा, H2O निकालना है आपको, H2O ये रहा। तो खाली ये O बचा, वो ये O है। ओके, सिंपल सी बात है। उल्टा हाइड्रोलाइज करने के लिए पी, एक तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो, दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह P2O5 भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये दो आपको याद रखना है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और आपका P2O5। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जो कि है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास एक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में, H+। अब वो आपका आ सकता है H2SO4 से, HCl से, और ये बेसिकली एक एस्टर दे देता है, ठीक है। अब मैं मैकेनिज्म समझा देता हूं। तो एक एसिड लेते हैं जनरल फॉर्म में, ये सबसे पहले क्या होता है, एसिड इस प्रोटॉन से इंटरैक्ट करता है। आप देख सकते हो ये प्रोटॉन से जब इंटरैक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल वाला, इस पे लोन पेयर जो लगे हुए हैं, ये लोन पेयर इस हाइट को दे देता है, और ये वाला प्रोडक्ट आ जाता है हमारा RC डबल बॉन्ड OH+OH। अब अब क्या होता है कि जो आपका अल्कोहल है, अब वो आता है ROO लोन पेयर के साथ और H। अब ये यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, एक बॉन्ड इधर जाएगा तो प्लस चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा RCOH। ओ, O से कनेक्टेड है क्योंकि O ने अपना लोन पेयर दिया था, O से कनेक्टेड है, R है और H है, और O में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन आप बाहर आएगा, ये H+ बनेगा। तो पहले क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये आता है, ये H+ बनता है, और ये H+ ये लोन पेयर ले लेता है, तो ये बन जाएगा RCOR OH2+। अब क्या है, अब हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि हमारा जो ये OH का ये लोन पेयर ये पुश करेगा, और ये OH2 बाहर आएगा और पानी देगा हमें, ठीक है। पानी देगा तो -H2O बाहर आया, और पानी देने के टाइम फिर क्या हो जाएगा, वो देगा तो यहां बनेगा OR CR डबल बॉन्ड OH+ चार्ज के साथ। हाइड्रोजन लूज करके ये जो OH है ये एक्चुअली क्या है, ऐसा, अगर मैं ये हटा दूं, ये जाएगा, हमें H+ बाहर आ जाएगा, बचा क्या, C डबल बॉन्ड OR और R, ये एस्टर है। तो इस मैकेनिज्म से हमारा जो एस्टरिफिकेशन है वो इस मैकेनिज्म से होता है। एस्टरिफिकेशन में आपको क्या याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो OR है ये तो आपके एसिड से आया है, ये वाला, ये R कहां से आया है, ये आपके एसिड से आया है।
और अगर मैं ये कलर चेंज करके हाईलाइट करके दिखाऊं, रेड से हाईलाइट कर लेता हूं, ये जो ओ आर वाला पार्ट है ये आपका कहाँ से आया है? ये आपका आया है आपके अल्कोहल से। तो एक शॉर्टकट तरीका इसका लिखने का है, जो आपका अल्कोहल है और जो आपका ये है, तो इसमें एसिड का इतना सा पार्ट ले लो और बाकी ओ आर का पार्ट ले लो। तो अगर ये प्रोडक्ट दिखाऊं मैं आपको, ये जो पार्ट है ये इधर से आया है, ये जो पार्ट है ये इससे आया है। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। आगे को देखें। आगे अगर हम देखें तो बेसिकली हम PCl5 PCl3 SOCl3 के साथ रिएक्शन है। तीनों में आपको असाइल क्लोराइड मिलेगा, बस आपके यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है। ये तीन भी याद करने वाले इक्वेशंस है, देयर इज नो शॉर्टकट टाइप इसमें। अब आ देते हैं अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन, ठीक है। तो अमोनिया के साथ क्या होता है, अमोनियम एसिटेट बनाता है वो एज एन इंटरमीडिएट। अमोनिया जब ऐड होगा अमोनियम एसिटेट बनाएगा, बेसिकली NH4 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिया है, ठीक है, मतलब NH3 टाइप। ओके। तो एसिटमाइड एग्जांपल देखो, NH3 सोड अमोनियम बेंजोएट इंटरमीडिएट, याद रखना ये वाला। और हीट करो तो एंड में ओवरऑल रिएक्शन तो ये है कि ये आपका बेंजोइक एसिड है, उसमें मैंने NH3 डाला और हीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, बेंजामाइड बन गया, यानी कि C डबल बॉन्ड ओ NH2। अमाइंस में ज्यादा पढ़ोगे अमाइड के बारे में, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन इसका अमोनिया के साथ ये है। ओके। आगे को बढ़े तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एसिड को तो हमने पहले देखा, ये है हमारा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में अमोनिया मिलाओगे तो ये दोनों अमाइड बन जाएंगे, ये रहा। अमाइड पे ज्यादा हीट करते हैं, अमाइड को स्ट्रॉन्ग हीटिंग में उनके बीच में अमोनिया निकलता है, मतलब NH3 निकालना है तुम्हें, और ये बन जाएगा इमाइड, ठीक है, थैलिमाइड। थैलिमाइड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाई है। डाई मतलब कपड़े कलर करने वाले जो चीज होते हैं उसको TYE वाला डाई बोलते हैं, ओके। तो थैलेमाइड का प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दिया है, और इस पे मेंस का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ओके। आगे का अगर मैं देखूं, बस खत्म ही हो गया अब तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थियोरी वाइज में लास्ट में बचा रिडक्शन। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपका ऑक्सीडेशन इस तरफ का होता है तो रिडक्शन उल्टे तरफ का होता है, ये पता है आपको। मैंने आपको ये बताया कि आपका अल्कोहल जो है वो देता है कार्बोनिल कंपाउंड, जो देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीडेशन पे। अगर इस पे रिडक्शन होगा तो ये उल्टे तरफ जाएगा, खत्म बात। एसिड रिडक्शन पे कार्बोनिल देता है, जो आगे रिडक्शन पे अल्कोहल देता है। कभी कभी ये डायरेक्टली भी हो जाता है, क्योंकि ये कैसे स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में LiAlH4, जो कि हमने पढ़ा था हमारे का एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन में, कभी कभी LiAlH4 की जगह हम यूज कर देते हैं B2H6, जो कि है हमारा डाइबोरेन। तो हम डाइबोरेन भी कभी कभी यूज करके उसमें रिडक्शन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा डी कार्बोक्साइलेशन। डी कार्बोक्साइलेशन में हम बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ऐसा सॉल्ट लेते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। डी कार्बोक्साइलेशन मतलब हम जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है ना, इसको कंप्लीटली निकाल देते हैं और यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन के साथ साथ हमारा जो दूसरा बाई प्रोडक्ट है वो होता है Na2CO3, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हम यूज करते हैं यहाँ पर सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH कॉम्बिनेशन। अब सोडा लाइम यूज करते हैं तो कभी कभी इस टाइप के डी कार्बोक्सिलेशन को हम ये भी बोलते हैं दूसरे नाम से, जो है सोडा लाइम
डी कार्बोक्साइलेशन। ठीक है, सोडा लाइम डी कार्बोक्साइलेशन के नाम से भी जाना जाता है ये कभी कभी। ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली ये हमारा RCOO है, NaOH है। हमें इन दी एंड क्या चाहिए, Na2CO3 चाहिए ना बाय प्रोडक्ट से। Na2CO3 कहाँ से आएगा, ये देखो, एक Na एक Na, एक O तीनों और C, तो ये जो पार्ट है ये निकालो, ये बन गया तुम्हारा Na2CO3। बचा क्या, R और H, तो ये हो गया RH। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये आपका बाय प्रोडक्ट है। हर इक्वेशन में अगर आप बाय प्रोडक्ट निकालना सीख लो कि कहाँ से बाय प्रोडक्ट निकालना है, तो मेन प्रोडक्ट फिर अपने आप पता चल जाता है आपको। आगे देखें तो हाँ, एक और तरीका होता है डी कार्बोक्सिलेशन करने का, और वो तरीका है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ोगे ज्यादा कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, लेकिन बेसिक ऑक्साइड लॉजिक ये है कि तुम्हारा जो है, तुम इलेक्ट्रोलाइट बना देते हो, इसे दो इलेक्ट्रोड बना देते हो, फिर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और फिर वो जैसे अलग होता है नॉर्मल डीकार्बोक्सिलेशन वाले प्रोडक्ट्स देता है। ओके, अब हम दूसरा देखें, अगर आगे को बढ़े तो बाकी के लास्ट के दो रिएक्शंस बचे हैं, फिर खत्म चैप्टर। एक ये रिएक्शन हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स के ऊपर है। अल्फा हाइड्रोजन्स अगर आपको याद हो, वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से कनेक्टेड होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये है RCH2COOH, तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो ये दो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। हमारा पहला रिएक्शन जो है वो है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, या फिर HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन के आपको ये याद रखना है, हम कोई हैलाइड लेते हैं, रेड फॉस्फोरस और पानी के प्रेजेंस में हम उसे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो होता क्या है, इनमें से एक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एक एक्स के साथ, जो हैलोजन यूज कर रहे हैं हम। अब हैलोजन का एडिशन होता है, तो ये क्या होगा, एक अल्फा हालो। अल्फा हालो एसिड वैसे का ही वैसा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हैलोजिनेशन नहीं होता है। तो इसमें बेसिकली RCH, दो H2 थे, एक H की जगह X आ जाएगा, और बाकी COOH वैसे का वैसा ही रहेगा। रिंग सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली एक तरह से हमने देखा था हमारे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में, जो हमने पढ़ा था हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमने पढ़ा था फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसी का ज्यादा जैसे आप बोल सकते हो सुपर सेट टाइप है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एक तरह का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, नाइट्रो लाने के लिए आप यूज करते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का कॉम्बिनेशन, और ब्रोमाइड लाने के लिए आप बेसिकली यूज करते हो ब्रोमीन और FeBr3 का कॉम्बिनेशन। Br3 बेसिकली हमने जब पढ़ा था ना, हम AlCl3 क्यों यूज करते हैं, इसका लुइस एसिड है, सेम रीजन हम FeBr3 के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा लॉजिक इसका, यहाँ पर लिखा हुआ है NCERT में। अगर मैं आपको पढ़ के दिखाना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अ डीएक्टिवेटिंग कैटलिस्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो गेट्स बॉन्डेड टू योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये यहाँ पर आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर उसके अंदर एक बड़ा मैकेनिज्म है इसका, जो कि एनसीईआरटी में यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए हमने ये जो पार्ट है डिस्कस नहीं करा है इसका। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं आगे का, अगर मैं नीचे दो तीन सवाल इसके कवर करा दूं, तो यहाँ पर पूछा है विच पेयर डू यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर मतलब देखो, तुम इसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट आयन, इसी तरह अगर एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म आपको याद रखना है, वो बोर्ड्स में पूछते हैं। जनरली अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है मेंस में, तो स्ट्रेट ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कभी कभी एडवांस में वो मैकेनिज्म के ऊपर आ जाता है, जब वो बीच में न्यूक्लियोफाइल्स या इलेक्ट्रोफाइल्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
उसी के साथ ही साथ ज्यादातर पार्ट हमने कवर कर लिया है। ये देखिए मैंने बोला था रेजोनेंस होता है इसीलिए स्टेबल, ये उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाले तीन रिएक्शन याद रखने हैं, PCl3 PCl5 और SOCl2 वाले रिएक्शन याद रखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया था। ये वाला पार्ट आप एक बार प्लीज सॉल्व एग्जांपल देखिए, क्योंकि अगले क्लास में मैं आपको पीछे के NCERT के सवाल करवा दूंगा। और अगर आपने ये पार्ट देखा है तो आपके लिए वो इजी होगा कंपैरेटिवली समझने में। ठीक है, तो एक लास्ट पार्ट बचता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, जो कि बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, हम खाली बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो एसिड्स में, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देख सकते हो अच्छे से होता है कंपेयर टू अल्कोहल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर मिलेगा। तो इसी की वजह से जो है वो जनरली लिक्विड रहते हैं, लूट है रूम टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट्स उनका एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा रहता है, और इनफैक्ट अल्कोहल से भी ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O का हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का OH का भी हो रहा है, तो देख सकते हो ऐसे हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड होते रह रहे हैं, होते रह रहे हैं, होते रह रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली उन्होंने यही जो एक पार्ट है आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो ये तो पूरा थियरी था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,